कहानी शुरू होती है 2011 में राजस्थान के पारसोल गांव से। रजिस्ट्रार के दफ्तर में राजाराम सोलंकी की जमीन को लेकर कई दिनों से केस चल रहा है। राजाराम ने भारद्वाज नाम के एक शख्स से पैसे उधार लिए थे, लेकिन राजाराम समय पर ब्याज समेत मूलधन वापस नहीं कर पाए थे। इस सुनवाई में राजाराम ने वही बात दोहराई कि इस बार भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। तब भारद्वाज कहता है 1 साल हो गया है, समझौते में लिखा था कि अगर समय पर ब्याज और मूलधन नहीं चुकाया गया तो फसल समेत जमीन मेरी हो जाएगी। वो दस्तावेज भी दिखाता है। उसी समय राजाराम की बहू बोल पड़ती है कि ये दस्तावेज जाली है। उसी समय एक और सीन दिखाया जाता है। एक निवेशक राजाराम से कहता है, मैं आपकी जमीन पर एक कंपनी बनाऊंगा, अगर आप जमीन बेचते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन राजाराम अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक किसान है। एक किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है, जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन इस बार राजाराम सोलंकी अपनी जमीन बचा नहीं पाते। समय पर ब्याज समेत पैसे वापस न कर पाने और जमीन देने के समझौते के तहत राजाराम की जमीनें भारद्वाज को मिल जाती है। तब राजाराम रजिस्ट्रार से कहते हैं, किसानों की मेहनत की जमीन इस तरह मत छीनो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, इसे मत छीनो। मेरे बेटे ने देश के लिए अपनी जान तक दी है, इसलिए मेरी जमीन मुझे वापस दे दो। रजिस्ट्रार तब कहते हैं, यहाँ चिल्लाने के बजाय कोर्ट जाकर चिल्लाओ। जमीन खोकर राजाराम जब घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी जमीन पर बनने वाली कंपनी का साइन बोर्ड लगा हुआ है। घर आकर अपने मृत बेटे की तस्वीर देखकर राजाराम किसानों के लिए एक दुख भरा पत्र लिखते हैं। फिर गले में घड़ा बांधकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। पत्र देखकर राजाराम की पत्नी को बहुत दुख होता है। इसी बीच कई साल बीत जाते हैं। दिल्ली के कोर्ट रूम में एडवोकेट जावेद अपने क्लाइंट का केस पेश करते हैं। जावेद कहते हैं, मेरे क्लाइंट की उम्र 80 साल है। शशि बाला ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए शादी की, लेकिन शादी के बाद पता चला कि शशि बाला लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये फ्रॉड शशि पैसे के लिए शादी करता है। तब शशि बाला अदालत के सामने कहती है, ये सब झूठ है, मैं एक लड़की और उनकी पत्नी हूँ। जज वकील को लाने के लिए कहते हैं। उसी समय शशि बाला के वकील के रूप में खिड़की से जगदीश्वर जॉली मिश्रा उर्फ जॉली 2 आते हैं। वो खिड़की से इसलिए आते हैं क्योंकि कैंटीन में उनका बिल बाकी है, इसलिए वो सामने से नहीं आ पाए। ये जॉली 2 अपने असिस्टेंट को अंदर भेजता है, फिर जज के सामने पेश करता है। इस 80 साल के आदमी ने शादी से पहले शशि बाला के साथ 6 बार डेट की। क्या तब वो नहीं जानते थे कि ये लड़की है या लड़का? तब भी जावेद बार बार कहता है वो लड़का है, लेकिन दूसरी तरफ जॉली 2 कहता है वो निश्चित रूप से लड़की है। इस तरह जब दोनों बहस में उलझ जाते हैं तो जज बताते हैं कि शशि बाला लड़का है या लड़की, इसका पता मेडिकल टेस्ट से लगाया जाएगा, इसलिए टेस्ट होने तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और जेल में रखा जाएगा। इस पर जॉली 2 फिर आपत्ति करता है। वो कहता है, शशि को किस जेल में रखेंगे, लड़कों की जेल में या लड़कियों की? पुरुष जेल में भी समस्या है, महिला जेल में भी। इससे बेहतर होगा कि उसे जमानत दे दी जाए। जब मेडिकल टेस्ट का नतीजा आएगा तब तय कर लीजिएगा कि उसे किस जेल में रखना है। मजबूर होकर जज जॉली 2 के फैसले को ही मान लेते हैं। जमानत मिलते ही शशिला शशि बन जाती है। जब वो जॉली 2 का भुगतान करके जा रही होती है तो जगदीश जॉली त्यागी उर्फ जॉली 1 शशि से कहता है, आपकी तो सुनवाई है, चलिए। शशि बताती है, मुझे पहले ही जमानत मिल चुकी है। जॉली 1 पूछता है, किसने करवाई? शशि बताती है, जॉली ने। तब जॉली 1 समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, इसलिए इस बार जॉली 1 अपने पैसे मांगता है। शशि कहती है, सभी भुगतान तो हो गए हैं। फिर जॉली एक जॉली 2 के चैम्बर के सामने जाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो हमेशा उसके क्लाइंट चुराता है, इसलिए आज वो उसे सबक सिखाएगा। लेकिन जॉली 2 दरवाजा नहीं खोलता। जॉली 1 दरवाजा तोड़ना चाहता है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। तब बार एसोसिएशन के सभी लोग आते हैं। जब चेयरमैन कहता है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं लाइसेंस रद्द कर दूंगा, तब वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है। चेयरमैन तब जॉली 2 को क्लाइंट से मिले पैसों का आधा हिस्सा जॉली 1 को देने के लिए कहता है। इस पर भी जॉली 2 ठीक से देना नहीं चाहता, लेकिन बाद में देता है। जब पैसों का मामला निपट जाता है तो सब चले जाते हैं, लेकिन जॉली 1 और जॉली 2 के बीच का झगड़ा खत्म नहीं होता। उसी दिन दिल्ली में किसानों के आंदोलन में जॉली 1 उर्फ जगदीश लक्ष्मी नाम के एक व्यक्ति से पूछता है, तो आंदोलन ठीक चल रहा है? लक्ष्मी बताता है, राजस्थान के कुछ किसान अपनी जमीन को लेकर परेशान है, क्या तुम उनकी तरफ से केस दर्ज करोगे? जगदीश पहले तो राजी नहीं होता, बाद में पूछता है, कितने किसान हैं? लक्ष्मी बताती है, 40 लोग। जगदीश उन 40 लोगों को कोर्ट आने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि वे केवल जॉली के पास आए। अगले दिन 40 किसान कोर्ट परिसर में पहुंच जाते हैं। जब जगदीश्वर उर्फ जॉली 2 कोर्ट आता है तो एक साथ इतने लोगों को देखकर उसका लालच जाग उठता है, इसलिए वो उनके पास जाकर पूछता है, क्यों आए हैं? वे बताते हैं, हम जमीन के मामले में फंसे हैं, लक्ष्मी ने केस दर्ज करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। ये सुनकर जॉली 2 पूछता है, आप लोग कितने हैं? किसान बताता है, 40 लोग। ये सुनकर जॉली 2 कहता है, आप एक पिटीशन के बजाय 40 पिटीशन दायर कीजिए, इससे केस और मजबूत होगा। किसानों से ये सब कहकर जॉली
जॉली टू अपने असिस्टेंट को फोन करके 400 रुपए के स्टैम्प पेपर और चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहता है। असिस्टेंट 40 स्टैम्प पेपर लेने पर हैरान होता है। इसी बीच जॉली टू 40 किसानों की पिटीशन तैयार करके कहता है, आप लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए काफी होंगे। किसान कहते हैं, किसके पैसे? हमें तो कहा गया था कि काम मुफ्त में होगा। ये सुनकर जॉली टू सिर पर हाथ रखकर कहता है, स्टैम्प खरीदने में 100 रुपए लगे हैं और चाय नाश्ता भी करवाया है, प्रति व्यक्ति 200 रुपए ही दे दें। तब भी किसान कहते हैं, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। एक आदमी तो 3 रुपए देकर कहता है, मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। तब कोई जॉली टू को सब्जी भी देता है। दूसरी तरफ जॉली वन खुशी से उछलता है, उसने जानबूझकर ये सब किया था, इसीलिए वो जॉली टू के पास आकर कहता है, और करेगा क्लाइंट चोरी, देख कैसा लगता है। जॉली टू तब गुस्से में एक गाजर फेंकता है। उस गाजर को लेकर जॉली वन फिर बाहर आता है। बाहर आने पर जॉली वन का असिस्टेंट बताता है, संध्या मैम ने एक क्लाइंट भेजा है, जगदीश जॉली त्यागी की पत्नी। जॉली एक क्लाइंट के पास जाता है तो वो राजाराम की पत्नी होती है। जॉली एक समझ जाता है कि ये भी जमीन का केस है, इसलिए कहता है, आप जिस जॉली को ढूंढ रही है वो मैं नहीं हूँ। 24 नंबर पर जाएं, आपको जॉली मिल जाएगा। मैं 8 नंबर वाला हूँ। जब राजाराम की पत्नी जॉली टू के पास आती है तो जॉली टू कहता है, संध्या जगदीश जॉली त्यागी की पत्नी है, मैं जगदीश्वर जॉली मिश्रा हूँ, इसलिए आप गलत जगह आ गई है। उस जॉली के पास जाएं जिसका केबिन नंबर 8 है। उसी दिन जॉली टू घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पुष्पा उसी के बुटीक्स के कपड़े पहने बैठी है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ कह भी नहीं पाता और खुद रोटी बनाने लगता है। यही एक वकील की जिंदगी है। दूसरी तरफ जब जॉली वन जगदीश घर आता है तो उसकी पत्नी संध्या, जिसे जगदीश प्यार से सांदू कहता है, वो कहती है, एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारे पास केस लेकर गया था, तुमने उसका क्या किया? जगदीश बताता है, मुलाकात तो हुई थी, फिर कहीं मिला नहीं। उसी समय बारिश आने पर जगदीश कपड़े उठाने बाहर जाता है। तब वो अपने घर के सामने राजाराम की पत्नी जानकी को देखकर चौंक जाता है। बाद में समझता है कि ये जगदीश्वर का ही काम है। सांधु जानकी को अंदर ले आती है, फिर जगदीश से कहती है, तुमने तो उनका केस देखा ही नहीं। इससे पहले भी लक्ष्मी मैडम ने 40 किसान भेजे थे, वो भी तुमने नहीं देखे। अगर तुमने उनकी केस फाइल खोली होती तो तुम्हें उनकी समस्या समझ आ जाती। जगदीश कहता है, अगर केस फाइल लेता तो केस ले लेता, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना होगा, और कितने कम पैसों में केस लड़ेंगे बताओ। तुम तो लक्ष्मी मैम के साथ एनजीओ में लगी हो। सांधु अब कहती है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। फिर बच्चे को दिखाती है। बच्चा तब जानकी की बकरी के साथ खेल रहा होता है। बाद में जस्टिस सुंदरलाल को दिखाया जाता है। सुंदरलाल कोर्ट परिसर में जॉली वन से बात करना शुरू करते हैं। उनका पुराना अनुभव एक साथ बहुत मजेदार है। सुंदर टेंडर के बारे में बात करते हैं तो जॉली वन बताता है, आजकल बहुत फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, इनमें बूढ़े लोग भी हैं, मैंने तो उन्हें जेल भेजा है। वह ये बातें अप्रत्यक्ष रूप से सुंदरलाल के लिए ही कहता है, इसलिए सुंदर भी जॉली वन पर गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन सुंदरलाल की कोर्ट में जॉली वन जानकी राजाराम सोलंकी बनाम इंपीरियल ग्रुप का केस दर्ज करता है। सुंदरलाल तब पूछते हैं, ये तो राजस्थान का केस है, दिल्ली में क्यों? जॉली वन बताता है, इंपीरियल ग्रुप दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इसलिए। सुंदरलाल के बाद जब इंपीरियल ग्रुप के वकील को बुलाया जाता है तो जॉली टू पेश होता है। इसके बाद ही जॉली वन और जॉली टू के बीच बहस शुरू हो जाती है। उन दोनों को इस तरह चिल्लाते देखकर सुंदरलाल कहते हैं, मैं एक जॉली को झेल नहीं पाता और अब तो दो जॉली है, मैं कहाँ आ गया? ये कहकर वो उस दिन की कोर्ट स्थगित कर देते हैं। इसी दौरान हरि भाई खैतान को दिखाया जाता है। वो इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन है। वो एक जगह भाषण देने आते हैं और सिर्फ बिजनेसमैन के बारे में लेक्चर देते हैं। इसी बीच हरि भाई की नजर अपने सेक्रेटरी श्रीवास्तव पर पड़ती है। श्रीवास्तव हरि को बताता है कि राजाराम की पत्नी जानकी ने जमीन को लेकर केस दायर किया है। ये सुनकर हरि भाई कहते हैं, जमीन को लेकर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे वकील विक्रम को बुलाओ। श्रीवास्तव बताता है, विक्रम लंदन में है, लेकिन मैंने एक लोकल वकील को काम पर रखा है। फिर भी हरि भाई विक्रम को तुरंत लाने के लिए कहते हैं। अगले दिन कोर्ट शुरू होने से पहले सुंदरलाल दोनों जॉली के साथ बैठते हैं। पहले वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जॉली एक से कहते हैं, पिछली बार हिट एंड रन केस को लेकर तुमने इतना दबाव डाला था कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था, मैं किसी तरह अपनी पत्नी की वजह से बच गया। फिर जॉली टू से कहते हैं, तुमने भी इतना दबाव डाला था कि मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया और वो मर गई, इसलिए मैं ऐसा दोबारा नहीं चाहता। जॉली टू तब कहता है, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज ही केस खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों को कोर्ट के नियम कायदे दिखाता है सुंदरलाल। फिर कोर्ट शुरू होती है तो जॉली टू पेश करता है, मृत राजाराम ने भारद्वाज के पास 3.5 बीघा जमीन गिरवी रखकर 75 लाख रुपए लिए थे। जब वो समय पर पैसे नहीं चुका पाए तो रजिस्ट्रार ने जमीन भारद्वाज के नाम कर दी। वो जमीन भारद्वाज से इंपीरियल ग्रुप ने खरीद ली। इसमें केस दर्ज करने की क्या जरूरत है? तब जॉली वन कहता है, वे सब दस्तावेज झूठे थे, भारद्वाज इंपीरियल ग्रुप का एजेंट है, उसने ऐसे झूठे दस्तावेज दिखाकर जमीन हड़प ली और
इंपीरियल ग्रुप को दे दी। वो एक फ्रॉड है। इस पर जॉली 2 कहता है उसी गांव के 4260 लोगों से भारद्वाज ने जमीन ली है, वे तो कोई केस नहीं कर रहे हैं। फिर वो जानकी की तरफ इशारा करके कहता है ये असल में पैसों के लिए केस कर रही है, इनके साथ एक एनजीओ भी है। जॉली 2 से ये सब सुनकर सुंदरलाल सभी दस्तावेज देखते हैं और बताते हैं 4260 लोगों ने तो सही तरीके से जमीन बेची है, कोई झगड़ा नहीं है, केस भी नहीं किया, इसलिए ये पिटीशन रद्द की जाती है। जब जॉली 1 कुछ कहना चाहता है तो सुंदरलाल उसे बोलने नहीं देते। वो कोर्ट का नियम दिखाते हैं। जॉली 1 कोर्ट के नियम को न मानते हुए जॉली 2 के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। इससे सुंदरलाल परेशान होकर कोर्ट स्थगित किए बिना ही चले जाते हैं। उसी रात जगदीश्वर आज का 25,000 रुपए का भुगतान लेने हरि भाई के पास आता है। वो देखता है कि घर होटल से भी बड़ा है। श्रीवास्तव फिर बताता है भुगतान बाद में होगा। उसी समय हरि भाई को देखकर जगदीश्वर श्रीवास्तव से कहता है क्या थोड़ी बात करवा देंगे? श्रीवास्तव बताता है मुझे हरि भाई से बात करने में 1 साल लगा था, उन्होंने मेरा नाम 2 साल में याद किया। उसी समय हरि भाई जगदीश्वर को नाम से बुलाकर पास बुलाते हैं। इससे श्रीवास्तव हैरान हो जाता है। हरि भाई तब जगदीश्वर का परिचय सबसे करवाते हैं और कहते हैं आज कोर्ट में इसने हमारी तरफ से नाम रोशन किया है। इस पर सब उसकी तारीफ करते हैं। तब जगदीश्वर हरि भाई को अलग से बुलाकर कहता है अगर आज का भुगतान दे देते तो। हरि भाई पूछते हैं कितना? जगदीश्वर बताता है 50,000। हरि भाई अपने आदमी को लाने के लिए कहते हैं। फिर बताते हैं अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तब जगदीश्वर पूछता है कितनी सैलरी देंगे? हरि भाई बताते हैं 5,000 और वो भी हर दिन। इतनी सैलरी सुनकर जगदीश्वर खुशी से झूम उठता है और काम करने के लिए राजी भी हो जाता है। जब जगदीश्वर घर आता है तो देखता है कि उसके घर के सामने जानकी बैठी है। पुष्पा तब जानकी से कहती है मैं पैसे दे रही हूँ, आप अपने गांव वापस चली जाएं। आपके परिवार वाले तो आपका इंतजार कर रहे होंगे। जानकी बताती है मेरे परिवार में कोई जीवित नहीं है। तब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हरि भाई आते हैं तो चारों ओर उत्सुक भीड़ लग जाती है। उसी भीड़ में पारसोल गांव का एक आदमी राजाराम की मौत को लेकर हरि भाई के खिलाफ आंदोलन करता है। तो हरि भाई राजस्थान के प्रशासन के साथ मीटिंग में बैठते हैं। फिर पूछते हैं राजाराम की मौत कैसे हुई? एक आदमी झूठी कहानी बनाकर कहता है राजाराम अपनी बहू के साथ गलत काम करते पकड़े गए तो शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। हरि भाई समझ जाते हैं कि ये एक मनगढ़ंत बात है, इसलिए कहते हैं महिलाओं के बारे में ऐसी झूठी बातें मत फैलाओ। फिर वो अकेले ही पारसोल गांव जाना चाहते हैं। पारसोल गांव में जाकर राजाराम की मौत के दुख से जानकी के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक देते हैं। जानकी वो चेक फाड़कर कहती है मैं अपनी जमीन और पति को लेकर व्यापार करने नहीं आई हूँ। बहू तब कहती है अगर इतनी ही हमदर्दी दिखानी है तो पैसे के बजाय हमारी जमीन दे दे। हरि भाई कहते हैं अगर चेक नहीं फाड़ती तो शायद इस पर सोचता, लेकिन अब नहीं सोचूंगा। आज तुमने जो किया है इसका अंजाम बुरा होगा। इसके बाद हरि भाई प्रोजेक्ट से चले जाते हैं तो एक पत्रकार पूछता है तो क्या आपने जमीन हड़पने के लिए धोखाधड़ी की जिसकी वजह से राजाराम ने आत्महत्या की? हरि भाई तब कहते हैं मैंने तो सुना कि राजाराम अपनी बहू के साथ गलत काम करते पकड़े गए थे इसलिए आत्महत्या कर ली। पत्रकार इस बार बहू को लेकर राजाराम के बारे में खबर चलाता है। वो खबर देखकर बहू भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है और इस तरह जानकी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जानकी ये सब बताने के बाद जगदीश्वर को एक बकरी देती है और कहती है मेरे पास 2 ही बकरियां थी, एक जॉली 1 को दी है और दूसरी तुम्हें दी है, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, देखो क्या करोगे। अगले दिन जगदीश्वर हरि भाई की कंपनी में आकर श्रीवास्तव से पूछता है तुमने सारी डिटेल्स क्यों नहीं बताई? श्रीवास्तव कहता है जितना बताया है उसी में खुश रहो। तब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी समय हरि भाई जगदीश्वर को बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं मुझे तुम्हारे काम से ज्यादा तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। तुम्हारी फीस 25,000 थी और तुमने 50,000 मांगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी। फिर वो मैनेजर की पोस्ट दिखाकर कहते हैं अब से तुम्हारी जगह यहाँ है। लेकिन जगदीश्वर बताता है क्या आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं तो पहले ही किसी और को बिक चुका हूँ। आप लोगों को उस महिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हरि भाई चेक लेकर कहते हैं तुम्हें कितना चाहिए? जगदीश्वर पूछता है आपकी कुल संपत्ति कितनी है? श्रीवास्तव बताता है 380 मिलियन। तब जगदीश्वर कहता है तो मुझे 190 मिलियन दे दे, मैं उस महिला की संपत्ति के आधे में बिक चुका हूँ। हरि भाई ये सुनकर कहते हैं तुम पछताओगे। जगदीश तब कहता है क्या आप लोगों ने उस महिला पर झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला? वो पछतावा नहीं था। ये कहने के बाद वो कोर्ट में मिलने की बात करके चला जाता है। जगदीश्वर के जाने के बाद श्रीवास्तव कहता है आपको जगदीश्वर से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही बताएं कि उस दिन वो बात गलती से निकल गई थी। हरि भाई उस दिन का अपमान
बचपन याद करते हैं और श्रीवास्तव से कहते हैं वो बात गलती से नहीं निकली थी, अब तुम एक नहीं दोनों जॉली पर नजर रखो। मैं अपनी पहली फेज की ओपनिंग से पहले और कोई झगड़ा नहीं चाहता। जगदीश और हरी भाई के ऑफिस से लौटने के बाद स्टेशन पर जानकी को ढूंढते हैं। उसी समय जॉली एक जॉली 2 को देखकर कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? जॉली 2 बताता है मैं सच में पूरे केस के बारे में नहीं जानता था, अगर जानता तो ये केस नहीं लेता। जानकी कल मेरे घर आई थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। जॉली एक इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। जॉली 2 तब एक बकरी की तस्वीर दिखाता है, फिर भी जॉली एक सोचता है ये कोई चाल है। उसी समय जानकी उनके बीच आती है और कहती है वो सच कह रहा है, मैं उसके पास गई थी। जॉली एक तब जॉली 2 के कारनामों के लिए उसे माफ न करने की सलाह देता है। जानकी माँ तब कहती है तुमने भी तो पिछली बार मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। देखो वे बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी। अगले दिन हरी भाई अपने मेगा प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन करने आते हैं। ये एक बंकाटू भूषण इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। उन जमीनों पर उन्होंने कार रेसिंग का मैदान बनाया है। उस कार रेसिंग का वो उद्घाटन करते हैं। जब कार रेसिंग चल रही होती है तो दोनों जॉली ऊपर आते हैं और सबको भगा देते हैं। हरी भाई तब अपने सबसे भरोसेमंद हाईफाई वकील विक्रम को बुलाते हैं, यहाँ तक कि वो विक्रम को एयरपोर्ट पर ही केस के बारे में बताते हैं। इससे पता चलता है कि हरी भाई कितने तनाव में है। विक्रम के बाद वो श्रीवास्तव से पूछते हैं जज कौन होगा? श्रीवास्तव बताता है सुंदरलाल त्रिपाठी। उसी समय सुंदरलाल को दिखाया जाता है, वो एक पुलिस कर्मी के पास शिकायत लेकर आते हैं। असल में शिकायत नहीं, वो पुलिस कर्मी से प्यार करते हैं, इसलिए एक के बाद एक बहाने से मिलने आते हैं। सामने ही वैलेंटाइन डे पर डेट का ऑफर देते हैं। उसी दिन केस लड़ने के लिए जॉली 2 जानकी माँ से केस के कानूनी दस्तावेजों पर साइन लेने लगता है, तो जॉली एक आकर कहता है यहाँ साइन लेने की क्या जरूरत है, ये केस मेरा है इसलिए मैं ही लड़ूंगा। जॉली 2 कहता है वे मजबूत है, तू नहीं जीत पाएगा। जॉली एक कहता है मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, हो सके तो मेरा असिस्टेंट बनकर आ। तब कोर्ट में विक्रम हाजिर होता है। सभी पत्रकार विक्रम को घेर लेते हैं। विक्रम कोई जवाब दिए बिना अंदर चला जाता है। कोर्ट शुरू होता है। विक्रम जज के सामने पेश करता है ये सब मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए किया जा रहा है, वरना इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही पिटीशन क्यों फाइल करेगा? ये सब पूरी तरह से बनावटी है। तब जॉली एक कहता है सिर्फ एक ही क्यों, 40 लोगों ने किया है। विक्रम चौंक जाता है। जॉली 2 उन 40 लोगों को वहां लाकर सबको चौंका देता है। विक्रम तब उन 40 पिटीशन को देखने जाता है। वो ध्यान से देखकर कहता है इन 40 लोगों की पिटीशन जानकी की पिटीशन से मेल नहीं खाती। 40 लोगों की पिटीशन दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उन्हें इस जमीन के मामले को लेकर डीएम के पास जाना चाहिए, यहाँ क्या करने आए हैं? जॉली एक तब गुस्से में कहता है जिलाधिकारी एक भ्रष्ट अधिकारी है, वो भी इन सब में शामिल है। उसके पास जाओ तो वो कोर्ट जाने के लिए कहता है, और कोर्ट आओ तो उसके पास जाने के लिए कहा जाता है। जॉली एक गुस्से में ये सब कहता है तो जज उसे रोकते हैं, साथ ही कहते हैं एक सरकारी अधिकारी के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? फिर कहते हैं आपने सभी पिटीशन की जांच किए बिना ही ऐसे क्यों ले आए? जॉली एक कहता है गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी। जज तब जॉली एक का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं तुम तो पिटीशन भी ठीक से नहीं लिख पाते और पिटीशन फाइल करने आए हो। ये सुनकर जॉली 2 समेत कोर्ट के सभी लोग हंसते हैं। जब जज सुंदरलाल इस बार भी पिटीशन को खारिज करने की बात कहते हैं तो विक्रम आज ही आदेश पारित करने के लिए कहता है। तब सुंदरलाल कहते हैं तुम्हारे पिताजी हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हैं, हम तुरंत आदेश पारित नहीं कर सकते। 2-4 सीनियर के साथ बैठना होगा, तभी इस बारे में फैसला लिया जा सकता है, इसलिए आज की कोर्ट यहीं पर स्थगित की जाती है। उस दिन कोर्ट खत्म होने के बाद जब सुंदरलाल अपने कमरे में आते हैं तो असिस्टेंट पूछता है केस खत्म होने के बाद आप ऐसे ही आदेश पारित नहीं करते थे, 2-4 लाइनें कुछ न कुछ कहते ही थे, लेकिन आज आपने कोर्ट खत्म कर दी और कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या आपने जॉली को एक और मौका दिया? सुंदरलाल बताते हैं वे कम पढ़े लिखे हों लेकिन ईमानदार है, वे जो भी केस लेते हैं उसमें कुछ सही देखते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सच्चाई जानने का एक मौका दिया है। असिस्टेंट तब कहता है ये तो पक्षपात हुआ। सुंदरलाल बताते हैं हम हमेशा नियमों के साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी नियमों से हटकर भी सच्चाई ढूंढनी पड़ती है, इसे तुम पक्षपात कहोगे या कुछ और, ये तुम ही जानो। उधर कोर्ट खत्म होने के बाद जॉली 1 जॉली 2 के पास आकर पूछता है ऐसे क्यों हंस रहा था? जॉली 2 कहता है मैंने पहले ही कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, केस मुझे दे दे, लेकिन तूने नहीं दिया। जॉली एक तब कहता है तू लैंड अथॉरिटी एक्ट के बारे में क्या जानता है, बता। इस पर दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। एक समय दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसका सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं। उनकी ये लड़ाई जानकी माँ भी देखती है। दोनों जॉली लड़ते लड़ते जानकी माँ को देखकर अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। सीन तब एडवोकेट विक्रम के पास जाता है। डीएम आज की बातों के लिए विक्रम को धन्यवाद देता है। उसी समय हरी भाई वहाँ आकर डीएम से कहते हैं मुझे अपना फेज 2 जल्दी शुरू करना है। पारसोल गांव की जमीनों का क्या हुआ? डीएम बताता है अभी कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, अगर कुछ करेंगे तो फिर से
नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ये सही समय नहीं है। हरी भाई तब कहते हैं यही सही समय है, केस मेरे पक्ष में है, दोनों वकील आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए यही सही समय है। डीएम अब कहता है ठीक है, मैं ग्राम प्रधान से बात करूंगा ताकि सब लोग अपना घर छोड़कर चले जाएं। इसी बीच टीवी न्यूज में दोनों जॉली की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसे देखकर दोनों की पत्नियां उन्हें धमकाती है। पुष्पा जगदीश्वर से कहती है तुम्हें ऐसे कोर्ट में हंसना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ सांधु जगदीश से कहती है तुम ये केस उसके साथ मिलकर भी लड़ सकते थे, दोनों मिलकर लड़ते। अगर इस केस में जानकी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पुष्पा भी यही धमकी देती है। फिर एक बोतल शराब देकर कहती है आज तुम माफी मांगने जाओगे। जगदीश बोतल लेकर जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, तभी उसकी पत्नी के साथ बोतल लेकर जगदीश उसके पास आता है और वो भी वही बोतल। सबका मूड अच्छा हो जाता है। अगले दिन वैलेंटाइन था। सब लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में खाने आते हैं। आकर पता चलता है कि कोई भी टेबल खाली नहीं है। जॉली टू तब कहता है तो ढाबे पर चलते हैं। पुष्पा तब कहती है ये तुम्हारे मन में था, तुम मुझे खिलाने के लिए इस होटल में लाए हो, मैं ढाबे पर नहीं जाऊंगी, यही खाऊंगी, कैसे भी इंतजाम करो। उसी समय जॉली टू देखता है कि एक टेबल पर सुंदरलाल पुलिसकर्मी चंचल के साथ डेट कर रहे हैं। ये देखकर वो कहता है हम यही खाएंगे। फिर दोनों जॉली सुंदरलाल के पास जाते हैं। सुंदरलाल दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्यों? दोनों जॉली बताते हैं आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए पत्नी को लेकर आए हैं। उसी समय जॉली टू सुंदरलाल से कहता है आपको अपनी बेटी के साथ देखकर अच्छा लगा। सुंदरलाल तब थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इनके साथ डेट पर आया हूँ। दोनों जॉली तब चतुराई से अपनी पत्नियों को लाना चाहते हैं तो सुंदरलाल मना करते हैं, लेकिन चंचल उन्हें लाने के लिए कहती है। फिर सब एक साथ खाते हैं। खाते खाते चंचल के होंठ पर थोड़ा खाना लग जाता है, जिसे जॉली टू पोंछ देता है। ये देखकर पुष्पा गुस्सा हो जाती है। पत्नी को मनाने के लिए जॉली टू बाहर चला जाता है। दोनों को मनाने के लिए जॉली वन और उसकी पत्नी भी उठकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आता है। बिल देखकर सुंदरलाल का सिर घूम जाता है। बिल 24,000 का था। चंचल तब कहती है दोनों जॉली ने तुम्हें अच्छा फंसा दिया। उसी समय बाहर 4 लोग हंसते हंसते लड़ते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर सुंदरलाल उन्हें गाली देते हैं। उधर एक आदमी डीएम के पास आकर कहता है गांव वाले अपनी जमीनें छोड़ना नहीं चाहते, वे एकजुट हो रहे हैं। तब एक आदमी कहता है कोर्ट के जरिए नोटिस भेजकर उन्हें बेदखल करना होगा। डीएम कहता है अगर वे नहीं जाना चाहे तो? पुलिस कहती है अगर वे नहीं जाना चाहते तो पुलिस तो है ही। अगले दिन घर छोड़ने का नोटिस आने पर दोनों जॉली गांव आते हैं। जॉली वन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके बताता है कोर्ट से आदेश आया है, आप लोगों को अपने घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी कोर्ट में लड़ रहे हैं। उसी समय वो डीएम बहुत सारे पुलिस कर्मियों के साथ वहाँ पहुँचता है। पुलिस को देखकर जॉली टू कहता है पुलिस आ रही है, आने दो, उन पर हमला मत करना, अगर उन पर हमला करोगे तो वे गोली चलाएंगे, इसलिए फोन निकालकर उनकी तरफ करके वीडियो बनाओ। उसी समय गांव की ऊंची जगह से एक स्नाइपर दोनों जॉली पर निशाना साधता है। वो किसी से परमिशन लेकर दोनों जॉली में से किसी को भी गोली न मारकर डीएम पर गोली चला देता है। इससे गांव वालों पर पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जॉली टू उस गोली चलाने वाले गुंडे को देख लेता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। गुंडा एक समय एक गाड़ी में बैठ जाता है, इसलिए जॉली टू उसे पकड़ नहीं पाता। फिर उस गुंडे को कोई गाड़ी से गोली मारकर मार डालता है। जॉली टू सिर्फ देखता रह जाता है। इसके बाद जब वो गांव वालों के पास आता है तो देखता है कि कई लोग मर चुके हैं और कई घायल होकर करा रहे हैं, यहाँ तक कि जॉली वन भी घायल है। इसलिए जॉली टू जॉली वन को अस्पताल लेकर आता है, जहाँ जॉली टू कई घायलों को देखकर जानकी माँ के पास जाकर रोने लगता है तो जानकी माँ उसे दिलासा देती है। एक दिन बाद दिल्ली जिला सत्र न्यायालय में जस्टिस सुंदरलाल कैमरा सेट कर रहे होते हैं तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आकर पूछते हैं ये सब क्यों? सुंदरलाल बताते हैं आज जानकी का केस है, इसलिए मैं इंटरनेट पर रहूंगा, मुझे भी वायरल होने का मन करता है। सुंदरलाल फिर चंचल को फोन करके बताते हैं आज मैं ऑनलाइन रहूंगा, कोर्ट के दौरान मैं जितनी बार हंसूंगा उतनी बार समझना कि वो तुम्हारे लिए ही है। इसके बाद जॉली टू जानकी माँ को मोटरसाइकिल पर लेकर आता है। पीछे हरी भाई मर्सिडीज में आते हैं। तब हरी भाई और जानकी की फिर से मुलाकात होती है। इसी बीच कोर्ट शुरू होती है तो सुंदरलाल पहले हंसते हैं। ये देखकर लाइव देख रही चंचल समझ जाती है कि ये हंसी उसके लिए है। फिर विक्रम बात करना शुरू करता है तो सुंदरलाल उसे रोककर हरी भाई के साथ हाय हेलो करते हैं। आखिर इतने सम्मानित व्यक्ति आए हैं। इसके बाद विक्रम कहता है भले ही आज केस के फैसले का दिन है, लेकिन परसों पारसोल गांव में ऐसी घटना होने के बाद भी आज कोर्ट चलाने के लिए धन्यवाद। सुंदरलाल कहते हैं 9 लोग मर चुके हैं, कई घायल हैं, कोर्ट तो चालू रखना ही था। विक्रम तब कोर्ट में कहता है बीकानेर इलाके को लेकर लंबे समय से इकोनॉमिस्ट देसाई रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने इसके बाद एक किताब लिखी है, वो किताब जॉली टू भी देखता है। विक्रम फिर बताता है वो इकोनॉमिस्ट देसाई को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। सुंदरलाल इजाजत दे देते हैं। इकोनॉमिस्ट बताते हैं बीकानेर इलाके के किसान उतने मजबूत नहीं है, इसलिए वे जो फसल उगाते हैं वो जमीन और फसल के लिए घाटे
घाटे का सौदा है। यहाँ तक कि वे घाटा खाकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि वे जमीन बेचकर शेयर मार्केट में निवेश करें तो ज्यादा फायदा होगा। जब इकोनॉमिस्ट की बात खत्म होती है तो विक्रम कोर्ट में एक न्यूज रिपोर्ट पेश करता है जो बिकाटू भूषण प्रोजेक्ट की कार रेसिंग के बारे में है, जिसमें विक्रम जिक्र करता है जहां देश बुलेट ट्रेन के जरिए आगे बढ़ रहा है। वहीं इसी खबर में ऊंट की तस्वीर दिखाकर विक्रम कहता है ये कार रेसिंग का मैदान ऊंट की तरह देश को पीछे ले जा रहा है। एक देश को विकसित करने के लिए बलिदान तो देना ही होगा। वैसे भी पहले किसान 75 रुपए में अनाज बेचते थे जो अब 1522 रुपए में बिक रहा है। किसानों का सही मूल्यांकन हो रहा है। इसके अलावा एक देश का विकास नई सोच से होता है। हम दुबई जाकर शॉपिंग करते हैं, लेकिन दुबई जैसा शॉपिंग सेंटर हमारे देश में भी बनाया जा सकता है और लास वेगास जैसा कसिनो हमारे देश में भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे देश के लोग ही देश को विकसित नहीं करना चाहते। हरी भाई अपने बिकाटू भूषण प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए की अपनी मेहनत की कमाई लगाकर देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े बड़े देशों से मुकाबला करने जा रहे हैं और यहाँ भी बाधा आ रही है। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। विक्रम कोर्ट में ये भी कहता है इस देश के किसान भी अमीर हैं। वे भी मर्सिडीज में घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें घूमने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस देश के एनजीओ भी तो जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए देश को विकसित करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है और जमीन का बलिदान भी देना होगा। विक्रम की इन बातों पर कोर्ट में सब लोग तालियां बजाते हैं। सुंदरलाल के बाद जब जॉलीटू को अपनी बात रखने के लिए कहा जाता है तो जॉलीटू पहले इकोनॉमिस्ट देसाई को कटघरे में बुलाता है। फिर जॉलीटू देसाई से पूछता है तो क्या आपने कई जगहों पर जमीन को लेकर रिसर्च की है? फिर बीकानेर रिसर्च की किताब दिखाकर कहता है तो ऐसी कई किताबें हैं। देसाई बताता है हाँ, यहाँ तक कि वो कहता है एक कमरा भरा हुआ है ऐसी रिसर्च की किताबों से। कमरे की बात सुनकर जॉलीटू कहता है आपको कमरे की चिंता नहीं है, कमरा तो हरी भाई देते हैं। देसाई अब पूछता है आप क्या कहना चाहते हैं? जॉलीटू कोर्ट में पेश करता है देसाई सिर्फ हरी भाई के प्रोजेक्ट वाले इलाके पर ही रिसर्च करता है, जैसे भी हो प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं। ये कहने के बाद जॉलीटू बीकानेर रिसर्च की किताब दिखाकर कहता है यहाँ असल में कोई रिसर्च नहीं है, यहाँ बीकानेर इलाके के हर एक इंसान की डिटेल्स है कि कौन किस समस्या में है, किसकी कितनी जमीन है, सब यहाँ लिखा है। यहाँ तक कि इसी किताब से लैंड माफिया भारद्वाज जमीनें हड़प लेता है और उसी से फिर हरी भाई जमीनें खरीद लेते हैं। इसी तरह मेरा क्लाइंट जानकी भी जमीन के मामले में फंसा हुआ है। ऐसी घटनाएं कई इलाकों में हुई है। ये भी जॉलीटू कोर्ट में पेश करता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड का एक मामला बताता है। झारखंड के लोगों को जंगल से खतरा बताकर बेदखल कर दिया गया। फिर हरी भाई ने वहाँ मेगा प्रोजेक्ट बना दिया। जॉलीटू ऐसे कई और उदाहरण देता है। फिर कहता है इन सब के लिए इस इकोनॉमिस्ट देसाई ने हरी भाई से 26 करोड़ रुपए लिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मिस्टर देसाई कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो हरी भाई के एजेंट है। एजेंट कहने पर विक्रम आपत्ति जताता है। जब जॉलीटू एजेंट के बजाय देसाई को हरी भाई का दलाल बताता है तो विक्रम फिर से आपत्ति करता है। इसलिए जॉलीटू इस बार पिंप कहता है। इस पर भी विक्रम आपत्ति जताता है तो जॉलीटू गुस्सा होकर कहता है जब आप बात कर रहे थे तो मैंने एक भी शब्द नहीं कहा और अब आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? जॉलीटू अब कोर्ट में किसानों की पिछली फसल की कीमत और वर्तमान कीमत की तुलना पेश करता है। फिर एक सरकारी कर्मचारी से कहता है पहले के किसान और सरकारी कर्मचारी की कीमत और वर्तमान समय की देखिए। तब वो किसान की फसल की कीमत 1526 और सरकारी कर्मचारी की 22,000 रुपए की सैलरी का अंतर दिखाता है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी किसान से 20 गुना ज्यादा बढ़ी है। ये बात खत्म होने के बाद जॉलीटू विक्रम द्वारा कही गई हरी भाई की 500 करोड़ रुपए की मेहनत की बात पर आता है। जॉलीटू बताता है ये असल में हरी भाई के पैसे नहीं है। हरी भाई सभी प्रोजेक्ट अलग अलग सरकारी बैंकों से लोन लेकर चलाते हैं। इस बिकाटू भूषण प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने किस बैंक से कितना लोन लिया है वो भी जॉलीटू कोर्ट में पेश करता है। साथ ही बताता है कि ये पैसे हरी भाई के नहीं है, ये पैसे जनता के हैं। वो आगे कहता है जमीन को लेकर हमें थोड़ी सी भी परेशानी होती है, लेकिन बैंक के करोड़ों रुपए का लोन लेकर जो लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं उनका कोई पता नहीं और विक्रम जैसे वकील इन मामलों को विदेश में जाकर संभालते हैं। इसके बाद जॉलीटू कहता है हर किसान हरी भाई को जमीन देगा, बदले में हरी भाई अपने प्रोजेक्ट के शेयर किसानों को देंगे। बताइए क्या आप राजी हैं? वो राजी नहीं होगा क्योंकि असल में उसने कभी किसानों का भला नहीं चाहा। उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, कैसे विदेशी निवेशकों के साथ हाथ मिलाकर पैसों का पहाड़ बनाया जाए, यही उसका मुख्य मकसद है। वो ये भी बताता है उसे पारसोल गांव की जरूरत नहीं भी होती तब भी चल जाता, लेकिन पारसोल गांव में जाकर जानकी माँ से अपमानित हुआ था। वो बात उसके अहंकार पर लगी, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। जब जॉलीटू ये सब बोल रहा होता है तो उसका असिस्टेंट मोबाइल पर कुछ दिखाता है। जॉलीटू कोर्ट में कहता है इस केस में मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। अब विक्रम विरोध करता है जब सब कुछ आखिरी पड़ाव पर है तो फिर से चश्मदीद गवाह क्यों? फैसला सुनाने के लिए कहें। लेकिन सुंदरलाल
सुंदरलाल चश्मदीद गवाह को लाने की अनुमति दे देते हैं। जॉली 2 तब कहता है वे रास्ते में हैं, 10 मिनट लगेंगे। अब सुंदरलाल राजी नहीं होते, वो फैसला लिखना शुरू करने के लिए कहते हैं। तब जॉली हाथ जोड़कर समय मांगता है, साथ ही वॉशरूम जाने की इजाजत भी मांगता है। सुंदरलाल इसकी इजाजत देते हैं तो हरिराम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कोर्ट को खरीदकर अब टॉयलेट बना दिया है। वो सुंदरलाल को भी गाली देता है। सुंदरलाल पहले तो धैर्य से संभालते हैं, लेकिन जब हरि भाई नहीं रुकते तो सुंदरलाल को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं मैं आपका फैन हूँ लेकिन नौकर नहीं। हरि भाई कहते हैं आप मेरे नौकर बनने लायक भी नहीं है। अब सुंदरलाल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो हरिलाल को जेल भेजने की धमकी देते हैं और साथ ही 10 मिनट का ब्रेक भी घोषित करते हैं। जॉली 2 की योजना सफल हो जाती है। इसी बीच एम्बुलेंस से घायल डीएम को कोर्ट लाया जाता है। उसी एम्बुलेंस में जॉली 1 भी आता है। कोर्ट फिर से शुरू होती है तो जॉली 2 डीएम के पास आकर पूछता है क्या भारद्वाज ने जाली दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम कर ली थी? डीएम बताता है हाँ। फिर पूछता है क्या गांव वालों ने विरोध किया था? डीएम बताता है नहीं। साथ ही कहता है मेरे शरीर से जो गोली निकाली गई है और जिस हथियार से वो गोली चलाई गई थी उसका लाइसेंस स्थानीय विधायक का है। अब जॉली 2 डीएम से आखिरी सवाल पूछता है। सवाल ये है कि क्या उसने हरि भाई से रिश्वत ली थी? डीएम बताता है हाँ। इस जवाब के साथ ही जॉली 2 बताता है मेरी बात यही खत्म होती है। सुंदरलाल पूछते हैं कि क्या विक्रम क्रॉस करना चाहेंगे? विक्रम बताता है नहीं। इसके लिए सुंदरलाल धन्यवाद देते हैं। फिर जॉली 2 को फाइनल कंक्लूजन बताने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉली 2 बताता है ये मैं नहीं कहूंगा, सीनियर वकील त्यागी कहेंगे। यानी वो जॉली 1 की बात करता है। ये कहकर जॉली 2 अपना ब्लेजर जॉली 1 को पहना देता है। जॉली 1 विक्रम की बातों से शुरू करता है। वो कहता है मैं आते आते सब सुन रहा था। हमारे देश को वाकई बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो इस दिल्ली में इंटरनेशनल इकोनॉमी जोन बनाने की बात चल रही है। लेकिन एक तरफ के कुछ घर न खरीद पाने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ये कहने के बाद जॉली 1 बताता है मैं 3 घरों की तस्वीरें लाया हूँ। उन 3 घरों को बेच दिया जाए तो वो इकोनॉमी जोन बन जाएगा। इससे देश का भी विकास होगा। पहले घर के तौर पर कोर्ट में जॉली 1 हरि भाई के एक घर की तस्वीर दिखाता है जो उस जोन में आता है। जॉली 1 हरि भाई के पास अपने घर की तस्वीर लेकर जाकर कहता है आप भी तो देश का विकास चाहते हैं, आपके पास बहुत घर है, ये घर दे दीजिए। तब हरि भाई उस घर की तस्वीर को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देते हैं। जॉली 1 तब कोर्ट में बताता है हरि भाई ने देश के विकास के लिए अपनी जगह नहीं दी। फिर वो दूसरे घर की तस्वीर निकालता है। वो घर एडवोकेट विक्रम का है। वो भी अपना घर नहीं देना चाहते लेकिन लेक्चर जरूर दे रहे थे। ये बात जॉली 1 बताता है। इसके बाद वो आखिरी घर की तस्वीर पेश करता है तो सुंदरलाल देखते हैं कि ये उनका घर है। जॉली 1 बताता है आपके इसलिए वो इकोनॉमी जोन नहीं बन रहा है, आप घर की जगह दे दे, मैं 2 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। सुंदरलाल बताते हैं मैं घर नहीं दूंगा। जॉली 1 3 गुना देने को कहता है तो भी सुंदरलाल मना कर देते हैं। तब जॉली 1 पूछता है क्यों नहीं देंगे? सुंदरलाल बताते हैं ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा। अब जॉली 1 अपना मुद्दा सामने रखता है। बताता है जानकी माँ का केस भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनका घर है, उनकी जगह है, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं देना चाहा लेकिन उन्हें कितना भुगतना पड़ा। जब जॉली 1 कोर्ट में ये कहता है तो जानकी माँ रोने लगती है। उनके रोने से पूरी कोर्ट का माहौल गमगीन हो जाता है। सुंदरलाल अंतिम फैसला सुनाते हैं जिसमें वो कहते हैं बिकाटू भूषण को रद्द घोषित किया जाता है, जिसकी जो जगह है वो सबको वापस मिलेगी। राजाराम सोलंकी की मौत के केस की जांच की जाएगी। इस केस में जो भी शामिल होगा हर किसी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये फैसला आने के बाद जानकी माँ गांव में आकर पोस्टर फाड़ देती है। जब दोनों जॉली गांव आते हैं तो सब लोग प्यार से उनका स्वागत करते हैं। दोनों जॉली भी तब किसानों के साथ नारे लगाने लगते हैं और यहीं पर जॉली LLB 3 फिल्म खत्म हो जाती है।